नमस्कार, स्वागत है आपका कमोडिटी विशेष में। आज कमोडिटी विशेष में हम बात करने वाले हैं पोजीशनल नजरिए से कमोडिटी मार्केट में आपको कैसे तैयारी करनी है, किस तरह की रणनीति बुलियन मार्केट को लेकर, एनर्जी मार्केट को लेकर, बेस मेटल और साथ ही एग्री मार्केट में आपकी क्या रणनीति होनी चाहिए, अगले एक हफ्ते से लेकर महीने भर के अंदर किस तरह की चाल कमोडिटी मार्केट में रहेगी, इस पर चर्चा करने वाले आज हमारे साथ तीन खास मेहमान हैं। हमारे साथ वीरेन वकील साहब हैं पैराडाइम कमोडिटी से, नवनीत दमानी हैं मोतीलाल ओसवाल से और 5 पैसा कैपिटल से सचिन गुप्ता हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने कमोडिटी विशेष के लिए वक्त निकाला। सबसे पहले बीरेन सर, आपसे बात होगी और कच्चे तेल पर बात होगी, क्योंकि कच्चे तेल में एक्टिविटीज काफी बढ़ गई है। जिस तरह से सऊदी और रूस ने एडिशनल कटौती को साल अंत तक जारी रखने का फैसला किया है, इससे कच्चे तेल में फिर से तेजी दिख रही है। क्या लग रहा है ये तेजी अगले हफ्ते भी जारी रहेगी और किस तरह की चाल दिखती है? क्या आने वाले समय में ब्रेंट क्रूड का भाव $100 भी जा सकता है क्या? फिजिकल टाइटनेस काफी दिख रही है मार्केट में। साथ ही कुछ रिस्क प्रीमियम MENA रीजन यानी मिडिल ईस्ट नॉर्थ अफ्रीका में बिल्डअप हुआ है, खास करके वहाँ 4-5 रेजिम जो ऑयल में इम्पोर्टेंट है, वहाँ पॉलिटिकल को मिलिट्री इंस्टेबिलिटी जो आई है उसका मेरे हिसाब से $8-10 का प्रीमियम देखते हुए ब्रेंट तो शायद $100 ये फोर्थ क्वार्टर में हो जाएगा। ये हाई प्रोबेबिलिटी सिनेरियो लग रहा है। चाइना से भी ये जो स्टैगर्ड मैनर में बार-बार स्टिमुलस आ रहा है, चाहे वो पिसमिल हो, बट वो वहाँ पैसा काफी सस्ता है। मीन्स एक हिसाब से समझो तो पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा सस्ता पैसा चाइना में है, तो वहाँ जो हॉट मनी है उसकी कंसंट्रेशन भी फ्यूचर्स में एनर्जी या रॉ मटेरियल्स या कोल या पीवीसी या पॉलिएस्टर हर चीजों में दिख रही है। तो आई थिंक फोर्थ क्वार्टर वुड बी गुड। ट्रिपल डिजिट में ब्रेंट को तो देखेंगे, बट शायद WTI को भी शायद ट्रिपल डिजिट हम देखेंगे। ओके, यानी एक अहम बयान बीरेन सर का, उनको लग रहा है कि फोर्थ क्वार्टर में ब्रेंट क्रूड का भाव $100 के पार भी निकल सकता है। नवनीत जी, अगर इस तरह की तेजी आएगी तो पोजीशनल जो ट्रेडर्स हैं उनको किस तरह से ट्रेड करना चाहिए, किस तरह की पोजीशन बनानी चाहिए और घरेलू बाजार के लिए आपके टारगेट क्या है पोजिशनली? वेल विश्व जी, मैं लार्जली एग्री करता हूँ वीरेन भाई के साथ कि यहाँ से जो मोमेंटम हम करंटली देख रहे हैं ये बहुत स्ट्रांग मोमेंटम है क्रूड ऑयल प्राइसेस में, और लास्ट कुछ महीनों बाद ऐसा मोमेंटम सेट इन होता हुआ नजर आ रहा है। अगर आप देखें तो 6000 से लेकर 7000 7200 तक की जो जर्नी रही है काफी स्विफ्ट रही है, और टाइम एंड अगेन हमने कहीं पे भी डिमांड सरप्राइज नहीं देखे। अब तक डिमांड सरप्राइज आने बाकी है। अभी तक जो है हम सप्लाई सरप्राइज देख रहे हैं, जहाँ पे सऊदी अरब की तरफ से, रूस की तरफ से, अदर नेशंस की तरफ से प्रोडक्शन कट्स की अनाउंसमेंट होती जा रही है। ये हाईलाइट करने वाली बात ये है कि काफी महीनों से हम वेट करें कि चाइना आएगा और वहां से स्ट्रॉन्ग डिमांड इमर्ज होती हुई नजर आएगी, पर लास्ट कुछ दिनों में अच्छी एक्टिविटी चाइना की तरफ से भी देखने मिली है, जहाँ पे इंटरेस्ट रेट काफी कट डाउन किए गए हैं और हाउसिंग सेक्टर को और साथ साथ में बाकी सारे सेक्टर्स को स्टिमुलस थोड़ा बूस्टर प्रोवाइड करने की कोशिश की जा रही है। और पीएमआई नंबर भी सुधरते हुए नजर आ रहे हैं, जो कि करीब करीब कैगजिन पीएमआई 51 नंबर के आसपास रिपोर्ट किया गया लास्ट। मेरा मानना ये है कि अगर चाइना की तरफ से थोड़ी बहुत पॉजिटिविटी या डिमांड सरप्राइजेस देखने मिलते हैं तो यहाँ से एक नई दिशा पकड़ी जाएगी क्रूड मार्केट में। तो एनी मेजर करेक्शन कुड बी बाइंग अपॉर्चुनिटी। ब्रेंट को $100 के आसपास देखते हुए यानी यहाँ से 8 से 10% की तेजी देखने में मुझे लगता है कि अगले 2-3 महीने के अंदर ये पॉसिबल हो सकता है। डोमेस्टिक स्तरों की बात करूं तो मुझे लगता है 7000 के स्तर अगर देखने मिले तो वहां पे एंट्री जरूर लेनी चाहिए। 6750 के आसपास आप स्टॉप लॉस लगाइए, एंड यहाँ पे आपको 7700 से लेकर 7900 के बीच के टारगेट देखने मिल सकते हैं। ओके, या 7900 भी MCX पर भाव जा सकता है 2 से 3 महीने में। नवनीत जी को लगता है कि क्रूड में बड़ी तेजी, यानी क्रूड में जब भी गिरावट आए तो वहां पर आपको खरीदारी के मौके देखने चाहिए। अगर वीकली चार्ट को अगर देखें सचिन जी, तो क्या लग रहा है, कौन कौन से लेवल्स आपको चार्ट पर दिख रहे हैं? अगर 1-2 महीने के हिसाब से, जैसा नवनीत जी को भी लग रहा है और आने वाली तिमाहियों में बीरेन सर को भी लग रहा है कि $100 तक जा सकता है, आपको टेक्निकली कैसा दिख रहा है कच्चे तेल का मार्केट? हाँ जी विश्वमोहन जी, देखिए बिल्कुल पॉजिटिव ऑप्टिमिज्म यहाँ पे लगातार बना हुआ है और क्रूड के प्राइसेस करीब 9 to 10 मंथ्स के हाईस पर एट प्रेजेंट ट्रेड करते हुए नजर आ रहे हैं।
और जिस तरीके से फंडामेंटल डेवलपमेंट्स यहाँ पे होते हुए नजर आए हैं, और जैसे दोनों एक्सपर्ट ने बात की है कि अभी सिर्फ हम सप्लाई साइड से यहाँ पर ऑप्टिमिज्म देख रहे हैं, जिस तरीके से डिमांड में भी अगर कुछ इंप्रूवमेंट नजर आता है चाइना की साइड से, ऑल्दो जो लाइक स्टिमुलस मेजर्स यहाँ पर चाइना की साइड से लाइक स्मॉल मेजर्स जो देखने को मिल रहे हैं, दैट इज ऑल्सो सम पॉजिटिव पॉइंट्स फॉर द क्रूड ऑयल प्राइसेस। तो हमें लग रहा है कि एक बार लाइक अगर हम पोजिशनल बेसिस पे देखें तो यहाँ से एक अच्छा खासा अप मूव जो है वो यहाँ पर देखने को मिलना चाहिए क्रूड ऑयल में। ब्रांड के प्राइसेस डेफिनेटली 98 टू 100 डॉलर के आसपास में ट्रेड करते हुए दिखेंगे पोजिशनल बेसिस पे। और अगर हम डोमेस्टिक मार्केट की बात करेंगे तो हमें लग रहा है करीब 7700 टू 7800 तक के टारगेट्स जो है वो क्रूड में कमिंग डेज में देखने को मिल सकते हैं। ओके, यानी तीनों एक्सपर्ट्स को लगता है कि कच्चे तेल में बड़ी तेजी की संभावना आने वाले समय में। पोजिशनल जो ट्रेडर हैं उनके लिए सलाह है, एक दो दिन के हिसाब से नहीं है, जो एक दो महीने का वो नज़रिया अगर आपका है तो यहाँ पर हर गिरावट पर कच्चे तेल में खरीदारी करनी चाहिए। अगर चीन से मांग में रिकवरी आई, वहाँ से अगर कुछ ग्रीन शूट दिखते हैं, वहाँ से अगर सपोर्ट मिलता है तो कच्चा तेल और भी बड़ी तेजी आगे दिखा सकता है। चलिए गोल्ड और सिल्वर की बात कर लेते हैं। सबसे पहले बीरेंद्र सर गोल्ड की बात करते हैं। गोल्ड एक दायरे में है, कब से उम्मीद है कि वापस कब से 60,000 के ऊपर और फिर से नया रिकॉर्ड क्या गोल्ड में दिखेगा? तो वो लेवल आपको कब तक दिख रहा है गोल्ड में बीरेंद्र सर? है कि जितने भी जो ट्रिगर्स थे, गोल्ड इज इन्फ्लेशन हेज या गोल्ड इज केओस हेज या डिजास्टर हेज या मॉनेटरी फिस्कल एनवायरनमेंट, ये सब डिस्काउंट हो चुके हैं। अब कोई नया पैनिक या नया डर का कोई कारण चाहिए, या तो नई वॉर चाहिए या नया पेंडेमिक चाहिए, ऐसा मैं उम्मीद नहीं करता हूँ। बट मार्केट को ये बेसिकली फ्यूअर ड्रिवन मार्केट है, तो अभी फियर एब्सेंट है। ज्यादातर पैसे जो है वो इक्विटीज में जा रहे हैं, बॉन्ड में जा रहे हैं, हाइंड्स ट्रेड्स में जा रहे हैं। तो फिलहाल मुझे अपीलिंग नहीं लग रहा है बाई साइड के लिए। ओके, नवनीत जी आपका व्यू सोने पर, आपको क्या लग रहा है कब फिर से नया सोने में रिकॉर्ड बनेगा कि कब बड़ी तेजी सोने में आएगी? क्योंकि सोना अब एक रेंज में फंसता हुआ दिख रहा है। क्या लग रहा है किस तरह की चाल आएगी और बड़ी तेजी की उम्मीद में जो लोग बैठे हैं, निवेशक हो या ट्रेडर्स हो, उनकी उम्मीदें कब पूरी होंगी गोल्ड में? वेल विश्वनाथ जी, मैंने पहले भी शायद आपके शो के माध्यम से बताया था कि जो फैक्टर्स सोने को इस वक्त ड्राइव कर रहे थे लास्ट कुछ महीने पहले, वही फैक्टर अब हर्डल बन चुके हैं। और मुझे नहीं लगता है कि सोने में अगले कुछ दिनों, हफ्तों या महीनों में एक बहुत बड़ी तेजी आपको देखने मिलेगी। टाइम एंड अगेन डॉलर इंडेक्स के साथ साथ फ्लक्चुएशन या कोई डेटा पे रिएक्शन में गोल्ड में जरूर तेजी मंदी का रुख छाएगा। बट एक सस्टेन्ड बेसिस पे जो हम तेजी देख चुके हैं ऑलरेडी प्राइसेस में, वो फिर से लौटना या फिर से $2,000 के ऊपर ट्रेड करना थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है। इनफैक्ट मुझे लगता है कि अगले 2-3 महीने के अंदर अगर यहाँ से 2-3% या 5% के आसपास करेक्शन आ जाए गोल्ड प्राइस में, तो भी मैं सरप्राइज नहीं होऊंगा। तो मेरा मानना यह है कि सेल ऑन रैली की स्ट्रेटेजी गोल्ड में फिलहाल के लिए रखनी चाहिए, और 2000 के ऊपर सस्टेन होना थोड़ा सा गोल्ड अभी क्वेश्चनेबल लग रहा है। ओके, यानी आपको लगता है कि 3 से 5% की गोल्ड में गिरावट आ सकती है। तो नवनीत जी, अगर वो 3 से 5% तक की अगर गिरावट आती है तो उन लेवल्स पे क्या सोना खरीदना चाहिए क्या? जी, मुझे लगता है कि यहाँ पे बहुत अच्छे विकल्प अवेलेबल है सोने के अगेंस्ट। अगर आप देखें तो चांदी में बहुत अच्छा निवेश का विकल्प अवेलेबल है, या उसके मुकाबले अगर देखें तो क्रूड में बहुत क्लियर ट्रेंड अपसाइड का दिख रहा मिल रहा है। स्मॉल सेविंग रेट भी करीब 7.5-8% के आसपास मिल रहे हैं। तो गोल्ड में यहाँ पर इंक्रीमेंटली 8-10% का मूव बने तब जाके कोई बात बनेगी, जो मुझे अभी फिलहाल नहीं लगता है कि अगले 1 साल में भी ऐसा कुछ देखने मिलेगा। तो यहाँ पर गोल्ड में निवेश थोड़ा सा रुक के करिए, या बहुत शार्प करेक्शन पे करिए, वो बेहतर रहेगा रेदर देन 2-5% की फॉल पे एंट्री लेना है। ओके, यानी सोने में अगर आपको एंट्री लेनी है तो बड़ी गिरावट आए तभी करें। नवनीत जी को लगता है कि यहाँ से 3 से 5% तक की नरमी दिख सकती है गोल्ड में, और खरीदना है तो चांदी खरीदें। नवनीत जी, आप चांदी खरीदने की बात कर रहे हैं, तो किन लेवल्स पे चांदी को खरीदना चाहिए? और अगर उस लेवल को हमने पकड़ लिया जो लेवल आप बताएंगे, तो वहाँ से चांदी कितनी तेजी दिखा सकती है? मैं मौजूदा स्तरों के आसपास ही चांदी लेने की बात कर रहा हूँ। मुझे लगता है 73,000 के जो करंट भाव है वहीं पे चांदी लेनी चाहिए। हमने करीब 77,000 से 5% का करेक्शन प्राइसेस में आते हुए देखा यहाँ पे, और इसी हफ्ते हमने मीडियम टर्म रिपोर्ट भी चांदी पे निकाली है। मुझे लगता है कि यहाँ से अगर जब तेजी सेट इन होगी और जो अनाउंसमेंट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो प्ले होंगे, तो अगले 6 से 12 महीने में आपको करीब 82 से लेकर 85,000 तक के स्तर चांदी में देखने मिल सकते हैं। तो ओवरऑल मोमेंटम चांदी में पॉजिटिव है। लास्ट करीब 2.5 साल में हमने 50% के आसपास की तेजी देखी है चांदी में, और यहाँ से भी 15% की तेजी देखने मिल सकती है, ये भी पॉसिबल है।
तो ये जो करंट मोमेंटम है ये कंटिन्यू रहेगा अगले 12 महीने के लिए। यहाँ से डिप्स की स्ट्रेटेजी रहेगी कि बाय ऑन डिप करके चलते रहिए। ओके, बाय ऑन डिप्स की करके चलते रहिए। आपकी लॉन्ग टर्म की आप लोगों ने जो रिपोर्ट निकाली है चांदी को लेकर, वो कौन से ऐसे ट्रिगर है जो चांदी को वो नए लेवल तक ले जाएंगे, 85,000 तक या उसके ऊपर भी जा सकता है? तो चांदी का आपका अगले 1 साल तक का आउटलुक क्या है और ट्रिगर क्या होंगे उनके पीछे? हमारा 1 साल का आउटलुक है कि 82 से लेके 85,000, जो कि करंट मौजूदा स्तरों से 12 से लेके 15% के अपसाइड दिखा सकता है। मुझे लगता है लार्जली ट्रिगर जो है वो काफी हद तक ऑलरेडी प्राइस में बिल्ट इन होने लग गए हैं। चाइना की तरफ से जो पॉजिटिव स्टिमुलस हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जो बेस मेटल कॉम्प्लेक्स को सपोर्ट प्रोवाइड करेगा, वो पॉजिटिव सिल्वर के लिए भी रहेगा। और अब तक हमने देखा है कि कुछ खास इंक्रीमेंटल बाइंग जो कि 5G टेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर, सोलर के ऊपर जो डिस्कशन थे लास्ट 2021-22 में, उस पे कैपेक्स स्पेंडिंग अभी तक चाइना की तरफ से नहीं देखने मिला है। और जैसे बीरेन भाई ने भी बताया कि चाइना में फिलहाल स्थिति ये है कि पूरे वर्ल्ड में सबसे सस्ता पैसा या ब्याज दरें चाइना में है। तो यहाँ से इंक्रीमेंटली जब वो अपना कैपिटल स्पेंडिंग या कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ाएंगे, तो ये जो इंडस्ट्रियल मेटल्स और प्रेशियस मेटल है, इन दोनों में ही पॉजिटिव मोमेंटम देखने मिल सकता है। और चांदी जो है वो डुअल बेनिफिट है, जो कि इंडस्ट्रियल और प्रेशियस दोनों के बीच में फॉल होती है। तो मुझे लगता है यहाँ पर एक प्रायोरिटी दी जाएगी चांदी को। और 2021, 22 और 23 का भी जो अनुमान है इंटरनेशनल सिल्वर इंस्टीट्यूट का, वो एक डेफिसिट में रहने का है। तो अगले 3-4 महीने में अगर डेफिसिट थोड़ा सा गहरा जाता है तो वो एक पॉजिटिव ट्रिगर जैसे एक्ट करेगा। और डिमांड स्ट्रांग होते हुए ये सारे कैटलिस्ट अगर प्ले ऑफ होगा, तो मुझे लगता है कि 12 से 15% के अपसाइड तो आपको बहुत जल्दी देखने मिल सकता है। ओके, 12 से 15% तक की अपसाइड चांदी में आपको अगले 1 साल में तो आराम से दिख सकती है, यानी गोल्ड को आउट परफॉर्म करती हुई चांदी दिख सकती है। सचिन जी, अब आपका व्यू जानना चाहेंगे गोल्ड और सिल्वर दोनों पर ही, पोजिशनल के हिसाब से और लॉन्ग टर्म के हिसाब से क्या लग रहा है, किस तरह के टारगेट दिख रहे हैं आपको गोल्ड और सिल्वर में आगे? बिल्कुल, अगर सबसे पहले हम गोल्ड की बात करें तो देखिए काफी ज्यादा न्यूज़ेस में इस टाइम पे घिरा हुआ है। जिस तरीके से फंडामेंटल्स यहाँ पर लाइक इम्प्रूवमेंट दिखा रहे हैं, साथ ही साथ में फैट का भी जो हमने लास्ट स्टेटमेंट देखा था उसमें क्लियरली उन्होंने बोला था कि उनका जो मेन फोकस है वो इन्फ्लेशन को कम करने पर रहेगा, और उसके चलते अगर उनको और फर्दर रेट हाइक करनी होगी तो डेफिनेटली दे आर ओपन फॉर दैट। बट अगर हम बात करेंगे अभी रिसेंट होने वाले इवेंट की, तो जिस तरीके से हमने जो एक नरमी देखी है कुछ जो लास्ट 2 वीक्स में जो डेटा रिलीज हुए हैं, लाइक अनएम्प्लॉयमेंट का हो या फिर नॉन फार्म का हो, ट्रेड बैलेंस का डेटा, जीडीपी का डेटा, इसमें स्लाइड थोड़ी सी जो है वो नरमी हमें यहाँ पे देखने को मिली है, जिसके चलते जो है हमें लग रहा है कि सितंबर मंथ्स में जो है वो एफओएमसी में रेट हाइक नहीं होनी चाहिए, ऐसी पॉसिबिलिटीज नजर आ रही है, जिसके चलते स्लाइड सपोर्ट जो है वो गोल्ड को मिल सकता है नियर टर्म में। बट यस, अगर हम लॉन्ग टर्म की बात कर रहे हैं, पोजिशनल बेसिस पे बात कर रहे हैं, तो ओवरऑल जिस तरीके से फैट का फोकस टोटली इन्फ्लेशन को कम करने पर है, उसके चलते हमें लगता है कि गोल्ड के अंदर जो है वो स्लाइड डाउनसाइड मोमेंटम जो है वो कंटिन्यू हो सकते हैं। ओवरऑल अगर हम देखेंगे चार्ट्स पर भी, तो लाइक हायर लेवल से एक स्लाइड प्रेशर यहाँ पे बनता हुआ नजर आया है। वेल डाउन साइड में अगर हम देखें वीकली चार्ट हो या मंथली चार्ट हो, तो सपोर्ट जो है वो नियर अराउंड 58,200 के आसपास में है डोमेस्टिक लेवल्स के अकॉर्डिंगली, और हायर साइड में जो पोटेंशियल नजर आ रहा है हमें, वो करीब लाइक एज अ रेजिस्टेंस जो एट प्रेजेंट दिखाई दे रहा है वो 60,000 के आसपास में है। हमें लग रहा है बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी यहाँ पे रखना चाहिए नियर टर्म के प्रोस्पेक्ट से। बट यस, अगर हम लॉन्ग टर्म की बात कर रहे हैं तो स्लाइड डाउनसाइड मोमेंटम और कंटिन्यू हो सकता है। बट अगर नियर टर्म में कोई भी लाइक डिप मिलती है नियर अराउंड 58,600-700 के आसपास से, तो वहां से एक बार बाय इनिशिएट किया जा सकता है। अगेन से जो टारगेट्स रहेंगे करीब 59,200 और 300 तक के देखने को मिल सकते हैं। ओवरऑल डाउन साइड में 58,200 पर अच्छा सपोर्ट इंटैक्ट है, वाइल ऑन दी हायर साइड में 60,000 के लेवल्स अगर गोल्ड ब्रेक करता है ड्यू टू किसी भी XYZ पॉजिटिव न्यूज के चलते, तो उसके 60,000 के ऊपर हमें लगता है कि 60,500 और 60,700 तक के टारगेट्स गोल्ड में देखने को मिल सकते हैं। ओके, और चांदी को लेकर सचिन जी? वेल, गोल्ड के मुकाबले चांदी में हमने पिछले 2 हफ्ते में भी एक अच्छा मोमेंटम देखा है। पिछले 2 हफ्ते में अगर हम बात करें तो करीब 70,000 के आसपास से एक अच्छी रिकवरी चांदी में देखने को मिली थी, और करीब 76-77,000 तक के लेवल्स को कंटिन्यू किया था। उसके बाद में एक फर्दर डाउनसाइड मोमेंटम यहाँ पे कंटिन्यू होता हुआ नजर आया है। वेल, अगर डिमांड अगेन एक बड़ा कंसर्न है, इंडस्ट्रियल डिमांड अगर इंप्रूव होती है चाइना के साइड से, तो फिर एक चांदी के अंदर भी जो है एक अपवर्ड मोमेंटम देखने को मिलेगा।
बट अगर हम करंट मार्केट प्राइस से बात करेंगे तो हमें लग रहा है कि एक स्लाइट करेक्शन यहाँ पे कंटिन्यू हो सकता है। हमें लग रहा है करीब 72,200 300 तक के लेवल्स जो है वो चांदी में एक बार टेस्ट कर सकते हैं। उन लेवल्स के आसपास से एक बार बाय इनिशिएट किया जा सकता है। हायर साइड में वापस से जो टारगेट्स रहेंगे वो 77,000 77,500 के आसपास के रहेंगे। वहीं डाउन साइड में अगर हम सपोर्ट की बात कर रहे हैं तो हमें लग रहा है कि करीब 70,000 के आसपास में एक अच्छा सपोर्ट लेवल इंटैक्ट है। ओके, तो 77,500 तक चांदी नियर टर्म में जा सकती है, लेकिन उससे पहले करेक्शन दिखेगा जहां पर आपको खरीदारी के मौके देखने चाहिए। और 58,600 के आसपास जब गोल्ड दिखे तो वहां पर खरीदारी करें। 58,200 का सपोर्ट है तो उसके आसपास में आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। चांदी पर आपका व्यू वीरेंद्र सर क्या लग रहा है? क्या लग रहा है चांदी में किस तरह की तेजी आपको दिख रही है आगे? जॉबर्स के लिए और हेजर्स के लिए काफी अच्छा मार्केट है। हम पिछले 2 साल से इसको बार-बार 65 बार-बार 75 देख रहे हैं। तो स्विंग या तो काउंटर स्विंग ट्रेडिंग जो करते हैं उनके लिए काफी अच्छा है। शॉर्ट टर्म ऑप्शन राइटिंग या ऑप्शन स्प्रेड के हिसाब से जो लोग काम कर रहे हैं, जिनको स्क्रीन पे कांस्टेंट डायनेमिक बैठ सकते हैं, उनके लिए भी काफी अच्छा है। मैं थोड़ा कम प्रेफर करता हूँ चांदी, मेरे पास दूसरे ऑप्शन है। ओके, अब बेस मेटल्स की बात कर लेते हैं। बीरेंद्र सर, बेस मेटल्स में क्या पसंद आपको आ रहा है? अगले 10 से 15 दिन या महीने भर की अगर बात करें तो आप कहां पर दाव लगाने की सलाह देंगे बेस मेटल्स में? यहाँ एल्यूमिनियम काफी अपीलिंग लग रहा है, क्योंकि इन्वेंट्री साइड थोड़ी कम हो रही है, और ये रियल एस्टेट को सपोर्ट जो मिल रहा है चाइना को। कॉपर में भी ऐसा लग रहा है कि इन्वेंट्री टाइट है, क्योंकि कोडेल्को जो लार्जेस्ट माइन है चिली की, वहाँ प्रोडक्शन 25 ईयर लो पे है। तो यहाँ दोनों में मुझे थोड़ा अपसाइड है, बट मेरा कन्विक्शन ये है कि 200 रुपया करंट लेवल के आसपास में एल्यूमिनियम प्रेफर करूंगा पोजिशनली। 215-17 का मेरा लक्ष्य रहेगा, 193 का मेरा स्टॉप लॉस रहेगा। ओके, 193 का स्टॉप लॉस, 215 से 217 रुपए तक के टारगेट एल्युमिनियम में दिख रहा है। नवनीत जी, आप कहां पे दाव लगाएंगे बेस मेटल्स में? वेल, बेस मेटल बैग में मेरी 2 पिक रहेगी, कॉपर और एल्यूमिनियम। मैं लार्जली, मेरा भी सिमिलर कॉल है वीरेन भाई के जैसे कि 200 रुपए के आसपास मिले तो आप एल्यूमिनियम बाय कर सकते हैं। काफी अच्छे लेवल से बाउंस बैक होते हुए नजर आ रहा है, और $2,200 की जो रेंज है काफी स्वीट स्पॉट है, जहाँ पे काफी सारी चाइनीज बाइंग भी आपको इमर्ज होते हुए नजर आएगी। और अगर यही लेवल पे सस्टेन हुआ तो प्रोडक्शन कट भी होते हुए अनाउंस होते हुए नजर आने लगेंगे अगले कुछ महीनों में, बिकॉज एज वी अप्रोच विंटर तो स्मॉग रिलेटेड कंसर्न्स काफी यूरोप में, रशिया में और चाइना में डेवलप होने लगेगी, जिसकी वजह से स्मेल्टिंग एक्टिविटीज थोड़ी स्लो डाउन हो जाती है। तो मुझे लगता है एल्यूमिनियम एक अच्छा विकल्प रहेगा। 200 रुपए के आसपास बाय करिए। 210-215 के बीच के टारगेट हो सकते हैं, एंड 195 के नीचे आपको स्टॉप लॉस रखना चाहिए। दूसरा ऑप्शन रहेगा कॉपर, जहाँ पे हमने जैसे कि देखा कि प्रोडक्शन घट रहा है, इन्वेंट्रीज घट रही है, साथ साथ चाइनीज स्टिमुलस की एक्सपेक्टेशन है, और डॉलर इंडेक्स में कहीं ना कहीं अगर थोड़ी सी भी नरमी देखने मिली तो ऑल इन ऑल कॉपर एक अच्छा विकल्प हो जाएगा मीडियम टर्म की अवधि में तेजी करने के लिए। मैं थोड़ा सा बड़ा मूव एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। 765 770 तक के टारगेट आ सकते हैं। बाय ऑन डिप करिए, 730-35 के रेंज में एक्यूमुलेट करिए। 765 के टारगेट के लिए आपका स्टॉप लॉस रहेगा 712 लेवल्स। ओके, तो 765 से 770 रुपए तक कॉपर जा सकता है, 215 रुपए तक एल्युमिनियम, ऐसा नवनीत जी को लगता है। सचिन जी, आपको क्या पसंद है बेस मेटल्स में? वेल, अगर ओवरऑल बेस मेटल्स में हम बात करें तो मुझे लगता है कि कॉपर एक अच्छा बैट हो सकता है, बिकॉज जिस तरीके से हम चाइनीज डेटा में इंप्रूवमेंट देख रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई डेटा हो, सर्विस सेक्टर हो, और उसके अंदर जो इस तरीके से इंप्रूवमेंट स्लाइड होते हुए नजर आ रहे हैं, साथ ही साथ में अभी जो फोकस रहेगा वो चाइना का जो ट्रेड बैलेंस डेटा आना है कमिंग वीक में उस पर रहेगा। और जिस तरीके से इंप्रूवमेंट यहाँ पर बन रहे हैं, और अगर कोई एक बड़ा स्टिमुलस देखने को मिलता है चाइना की साइड से, तो डेफिनेटली एक अच्छी इंडस्ट्रियल डिमांड यहाँ पे क्रिएट होती हुई नजर आएगी। तो उस बेसिस पे हमें लगता है कि लाइक कॉपर के अंदर जो है वो एक अच्छा मोमेंटम कमिंग डेज में देखने को मिल सकता है। बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी यहाँ पे रिकमेंड करेंगे। 730 728 के आसपास में अगर कॉपर के प्राइसेस आते हैं तो वहां से एक बार बाय इनिशिएट कर सकते हैं। डाउन साइड में जो स्टॉप लॉस रहेगा वो 710 के अराउंड रहेगा, और हायर साइड पोटेंशियल हमें लग रहा है एक बार 760 765 तक के टारगेट्स जो है वो कॉपर में देखने को मिल सकता है।
तो यहाँ पर कॉपर, तीनों ही एक्सपर्ट्स को कॉपर पसंद है। चलिए लेकिन अब एग्री मार्केट की बात कर लेते हैं, क्योंकि एग्री मार्केट में सबसे ज़्यादा चिंता है ग्वार को लेकर। हालांकि खरीफ की जितनी भी फसलें वहाँ पर चिंता है, लेकिन ग्वार की फसल को लेकर ऐसी खबर आ रही है कि राजस्थान में 40% तक की फसलें ख़राब हो सकती है, क्योंकि मानसून जिस तरह से अगस्त में बिल्कुल ही बारिश नहीं हुई वहाँ पर, और सितंबर के शुरुआती हफ्ते में भी मानसून में उस तरह का रिवाइवल नहीं दिख रहा है। वीरेंद्र सर, क्या लग रहा है ग्वार में क्या हो रहा है? किस तरह की चाल आगे ग्वार की दिख रही है आपको? काफी मौसम के बारे में काफी चिंता है, स्पेशली जो नॉन इरिगेटेड बेल्ट है, चुरू या नोखा, मेड़ता, बाड़मेर, वहाँ काफी सीरियस प्रोडक्शन सेटबैक आ सकता है। पुराना माल इसमें है, इन्वेंटरी थोड़ी कंफर्टेबल है, बट गोइंग फॉरवर्ड मींस नई सीजन में डेफिनेटली ये टाइट बैलेंस शीट हो जाएगी। तो कहीं सीरियस मीनिंगफुल करेक्शन अगर मिले तो इसमें डायरेक्शनल बेट आ सकती है। मैं पोस्ट दिवाली, दिवाली के बाद जो नई फसल आती है उस समय शायद 7,000 7,500 समथिंग की प्राइस हम देखेंगे इसमें। और ग्वारगम का टारगेट आपका क्या है पोजिशनली वीरेंद्र सर? अभी फिलहाल जो रेंज है, इसको मैं दो चीज में ब्रेकअप करूंगा। एक सिनारियो है कि भाई अगले एक आध वीक में बारिश मिल जाती है तो रेंज 55 से 62 की रहेगी, और बारिश अगर 15 सितंबर के बाद भी नहीं आती है तो रेंज 6272 62 72 की रहेगी। ओके, चलिए ग्वार के बाद अब मसालों की बात कर लेते हैं। वीरेंद्र सर, क्या लग रहा है आपको, मसालों की चाल कैसी रहेगी? बड़ी तेजी के बाद अब एक कंसोलिडेशन फेज में चला गया है, हल्की तेजी आती है, फिर मुनाफा वसूली भी आ जाती है। ना तो अब यहाँ से बड़ी तेजी की उम्मीद या संभावना दिख रही है, और ना ही बड़ी गिरावट भी आ रही है। क्या लग रहा है किस तरह की चाल आगे रहेगी? जिनका नजरिया आगे का है उनके लिए पोजिशनली आप क्या व्यू देंगे पूरे मसालों के काउंटर पर, तीनों में ही, हल्दी, धनिया और जीरे में? हल्दी में स्ट्रक्चरल बुल मार्केट है, जो जीरा में 2 साल पहले देखी गई मींस ऐसा रनअप है, तो ये तेजी थोड़ी लंबी चलेगी, जिसमें डीप भी मीनिंगफुल आते रहेंगे। ओवरऑल ऐसा लग रहा है मुझे कि नई सीजन में शायद हम इसको अच्छे से देखेंगे। अभी वो कंसोलिडेशन जोन में है, मींस 6,000 से 18,000 का जो पहला वेव खत्म हुआ उसका करेक्शन अभी चल रहा है। जो सेकेंडरी अपटेक आएगा वो वही समवेयर अराउंड 20, 22, 24 समथिंग होगा, बट वो दिवाली के बाद ही रियलाइज होगा, उसके पहले ये मटेरियलाइज होने का चांस कम है। ओके, अब मसालों के बाद कॉटन और कॉटन केक पर। कॉटन केक को लेकर क्या उम्मीद है? कॉटन की फसल को लेकर भी चिंता है। क्या लग रहा है इन दोनों की चाल आगे कैसी दिख रही है आपको? यहाँ रनअप है पर्टिकुलर कॉटन केक में, क्योंकि पूरी केटल फीड साइकिल है वो काफी बुलिश है। राइस ब्रांड केक, ग्राउंडनट केक, रेवड़ी वसी, मस्टर्ड खली, हर खली में तेजी है। ये देखते हुए जो कॉटन केक का नया कॉन्ट्रैक्ट है दिसंबर का, वो शायद हम 2800 2900 देख सकते हैं, और दिवाली के आसपास में भी हम 3000 के ऊपर देखते हैं, अगर ये मानसून रेन रिवाइव नहीं हुआ अगले 2-3 महीने। ओके, चलिए अब बात कर लेते हैं कैस्टर की। कैस्टर को लेकर क्या अनुमान है? कैस्टर की चाल आगे अगले 1-2 महीने में क्या दिख रही है आपको? किस तरफ जाएगा भाव आगे? कैस्टर में स्ट्रेस आने लगा है, मींस जो जुलाई का बारिश काफी अच्छा हुआ था, बट ये अगस्त काफी ड्राई रहा गुजरात में, तो अब फसल पे स्ट्रेस है थोड़ा। और अगस्त महीने का, जुलाई का जो एक्सपोर्ट रहा चाइना का वो भी काफी बढ़िया रहा, तो शायद हम इसमें यहाँ से 300-400 रुपया का अपसाइड देखेंगे। फिलहाल बॉटम आउट हो चुका है मार्केट, बस अगले 2 वीक में रेन पे ही सारी क्लैरिटी है। लोग बहुत इंतजारी कर रहे हैं कि 2 वीक में अगर बारिश मिल जाए, अगर नहीं मिल जाए तो सभी चीजों की बैलेंस शीट रिवर्क करनी पड़ेगी। ये व्यू है कैस्टर को लेकर। शुक्रिया वीरेंद्र सर आपका, नवनीत जी आपका, सचिन जी आपका। आप लोगों ने वक्त निकाला और हमारे दर्शकों को बताया कि पोजिशनली और लंबी अवधि के हिसाब से आपको कमोडिटी मार्केट में क्या नजरिया रखना है। तो कमोडिटी विशेष में फिलहाल इतना ही, लेकिन बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए ET नाउ स्वदेश के साथ। नमस्कार।